नमस्कार, मैं हूं एसबी राय। पिछले महीने यानी 10 अप्रैल 2021 को एक अमेरिकी विध्वंसक युद्धपोत ने जब इंडियन वाटर में एंट्री की तो भारत सरकार ने इसको लेकर कड़ा ऐतराज जताया। मामला था कि उसने बिना पूर्व अनुमति के इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड में एंट्री ली थी। भारत सरकार ने अपना प्रोटेस्ट अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन को की, लेकिन शाम होते होते पेंटागन ने स्पष्ट किया कि उसने किसी के जल क्षेत्र का उल्लंघन नहीं किया है। दरअसल उसे अधिकार प्राप्त है मैरीटाइम लॉ के अनुसार कि वो किसी भी देश के ईईजेड से होके गुजर सके। तो प्रश्न उठता है कि आखिर किसी देश की समुद्री सीमा होती क्या है ईईजेड और इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ। दरअसल वर्तमान में प्रचलित इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑन सी पर आधारित है, जिसे अनक्लॉस यानी UNCLOS भी कहते हैं। UNCLOS को ठीक से जानने से पहले थोड़ा सा चलिए इसके इतिहास को समझते हैं। इसका इतिहास शुरू होता है 17वीं शताब्दी से, जब यूरोपीय देशों की अगुवाई में विश्व के सभी देशों ने एक संधि की कि समुद्र के ऊपर कुछ निश्चित नियम और कानून बनाया जाए। संधि का नाम दिया गया फ्रीडम ऑफ द सी, यानी समुद्र सबके लिए है, किसी को बेरोक टोक आने जाने की आजादी होगी। और तय किया गया कि किसी भी देश के कोस्टल बॉर्डर से 3 नॉटिकल माइल्स तक की सीमा उस देश की संप्रभु सीमा मानी जाएगी। यही नियम और कानून 20वीं सदी के मध्य तक चलते रहे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जब पता चला कि समुद्र में रिसोर्सेज और फिशिंग को लेके एक बड़ा बाजार तैयार हो सकता है, तो लोगों में आतुरता जागृत हुई कि इस सीमा को बढ़ाया जाए। और इसमें सबसे पहले सामने आए अमेरिका। 1945 में अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने पहली बार अपने देश की सामुद्रिक सीमा को 3 नॉटिकल माइल से बढ़ा के 200 नॉटिकल माइल कर दिया। वैसे सारे देश इसके इंतजार में थे ही कि कौन इस कड़ी को पहली बार तोड़े। अमेरिका ने जैसे ही इस रिवाज को तोड़ा, पीछे से कई देश जैसे चिली, पेरू और इक्वाडोर इसमें कूद पड़े। बाकी के अन्य देशों ने भी अपनी अपनी सामुद्रिक सीमाएं नए सिरे से डिफाइन कर ली और इसको बढ़ा के 200 नॉटिकल माइल तक ले गए। समुद्री सीमाओं को लेकर हुई खींचतान के ऊपर आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि समुद्र से जुड़े नियम और कानूनों को फिर से डिफाइन किया जाए। ईवन ने इसकी पहल की और 1973 में एक संधि स्टार्ट हुई जो 9 साल तक चली। 1982 में जाके सभी देशों ने मिलकर एक संधि की, नाम दिया UNCLOS यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर द लॉ ऑफ द सी। साथ में इसमें नियम भी जोड़े कि जब तक इस संधि पे 60 देशों की सहमति नहीं बन जाएगी तब तक ये प्रचलन में नहीं आएगा। इसको भी 12 साल लगे, जब 1994 में गुयाना 60वां देश बना जो इसको रेटिफाई किया और उसके बाद प्रचलन में आए। दरअसल इस नियम के द्वारा समुद्र में हर देश की सीमाएं और उन अधिकार तय किए गए। दरअसल इसके द्वारा समुद्र में हर देश के अधिकार और उनके सीमाएं तय की गई, उनके दायित्व निर्धारित किए गए कि किस देश का कितना अधिकार होगा और उससे जुड़े व्यापार और संसाधनों का दोहन किस प्रकार से किया जा सकेगा। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर लॉ ऑफ द सी के अनुसार किसी भी देश के लिए 4 प्रकार की मैरीटाइम सीमाएं तय की गई, जिनमें पहला था टेरिटोरियल वाटर यानी क्षेत्रीय जल। इस समुद्री सीमा के अंतर्गत किसी भी देश के कोस्टल बॉर्डर से 12 नॉटिकल माइल तक, यानी किसी देश की जहां से समुद्र शुरू होती है वहां से लेके 12 नॉटिकल माइल तक का इलाका या एरिया टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। इस टेरिटोरियल वाटर उस कोस्टल स्टेट की एक तरह से संप्रभु सीमा मानी जाती है। वो सारे नियम और कानून उस एरिया में लागू होते हैं जो उस देश के लैंड बॉर्डर में लागू होते हैं। सीबेड से लेके एयर स्पेस तक सारी सीमाएं उसी देश की संप्रभु सीमा मानी जाती है। हालांकि इसमें किसी भी देश को ट्रांजिट का अधिकार होगा। इसी नियम को आधार बना के, जब आपको याद होगा 2012 में एक इटालियन मरीन शिप ने केरला के कुछ मछुआरों के ऊपर गोली चला दी थी और उनकी हत्या हो गई थी, तो इंडियन पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और उस पर मुकदमा चलाया था। चूंकि वो 12 नॉटिकल माइल के एरिया में पड़ता था, इसलिए इस देश के सारे नियम और कानून उस 12 नॉटिकल माइल के एरिया में आते थे। हालांकि इस एरिया में भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रांजिट की इजाजत है, लेकिन अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शन कोस्टल स्टेट लगा सकती है, यानी उस देश की सरकार कुछ प्रतिबंध कुछ समय के लिए लगा सकती है। टेरिटोरियल वाटर के बाद अगला 12 नॉटिकल माइल जो एरिया होता है उसको कहते हैं कंटीजियस जोन। इस जोन में किसी देश के 4 तरह के कानून लागू हो सकते हैं। वो है टैक्सेशन, कस्टम, इमिग्रेशन और पॉल्यूशन।
यदि किसी देश को लगता है कि उसके टेरिटोरियल वाटर या उस देश में समुद्र से इस प्रकार की कोई चीजें खतरा उत्पन्न कर सकती हैं, तो अपने इस 4 तरह के कानूनों को कंटीजियस जोन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके बाद शुरू होता है तीसरा एरिया, तीसरी सीमा, जिसको बोलते हैं EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यही वो मामला था जिसको लेके लक्षद्वीप के पश्चिमी सागर में विवाद उत्पन्न हुआ था। किसी भी देश के लैंड बॉर्डर से लेके 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाता है। किसी भी देश को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में उससे जुड़े जितने भी संसाधन समुद्र से हो सकते हैं उसका दोहन करने की आजादी होती है, मसलन फिशरीज या पेट्रोलियम और गैसेज। इस तरह के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार उस कोस्टल स्टेट को होता है। यूं कहें तो समुद्र के कोस्टल बॉर्डर से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक का एरिया किसी भी देश की समुद्री सीमा होती है, जो 3 भागों में बटी होती है। हालांकि इन तीनों सीमाओं में किसी भी देश के शिप के ट्रांजिट की परमिशन होती है, कोई देश इन पे रोक नहीं लगा सकता। हालांकि टेरिटोरियल वाटर में थोड़ा बहुत प्रतिबंध अपनी सुरक्षा को लेके लगा सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी यदि कोई देश चाहता है कि पाइपलाइन या मैरीन केबल अगर बिछाना चाहे तो उसको इजाजत होती है। इसके बाद चौथा एरिया होता है जिसको बोलते हैं हाई सी। ये सभी देशों के लिए ओपन होता है और इसको इंटरनेशनल वाटर या इंटरनेशनल मैरीन स्पेस बोलते हैं, जिसमें सभी देश अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी गतिविधि करने को स्वतंत्र होते हैं। तो ये है किसी देश के कोस्टल बॉर्डर से लेके 200 नॉटिकल माइल तक की समुद्री सीमा और उसके बाद के समुद्री सीमा का हाल। अगर ये वीडियो ठीक लगा तो इसको जरूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।